नमस्कार दोस्तों, एड्यूसाइट के नेटवर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे आज का व्याख्यान हमारी श्रृंखला संस्कृत प्रवेश का भाग रहेगा। दोस्तों, इसी का तीसरा अंक है और इसको हम बोलते हैं प्रोफिशिएंसी इन संस्कृत लैंग्वेज सीरीज़ भी। और इसी के द्वारा हम अपने व्यूअर्स के समक्ष एक छोटा सा कोर्स लाए हैं जिससे वो संस्कृत भाषा के बारे में ज़्यादा जान सकते हैं, संस्कृत भाषा सीख सकते हैं, एक बिगिनर्स लेवल पर आ सकते हैं। तो इसी के लिए दोस्तों हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में सब्जेक्ट एक्सपर्ट डॉक्टर पंकज मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, सेंट स्टीफन कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। और डॉक्टर मिश्र पिछले 2 दशक से ज़्यादा से संस्कृत पढ़ा रहे हैं। और दोस्तों, इसी के साथ मैं सर का स्वागत करना चाहूँगी स्टूडियो में। सर नमस्कार, आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुप्रभातम, स्वागतमत्र भवताम भवतीनां च अस्मिन् संस्कृत प्रवेश श्रृंखलायां। मित्रों, पिछले 2 सप्ताह से आपने 2 श्रृंखला देखी होगी, जिसके अंत में हमने कुछ शब्द रूप को ध्यान में रख करके आपसे चर्चा की थी। आज हम धातु रूप अथवा क्रिया रूप इस विषय को ध्यान में रख करके आज का लेक्चर शुरू करेंगे। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आज के हमारे जो प्रमुख बिंदु हैं, मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए इसे संस्कृत में ही रखने का प्रयास किया है ताकि 2-4 संस्कृत के शब्द हम समझ पाएं। प्रमुखाः बिंदवः, आज के प्रमुख बिंदु हैं प्रश्नानाम उत्तरम। कुछ प्रश्न हमारी पिछली श्रृंखला पर आए हैं श्रोताओं के, मैं जिनका उत्तर देने का यहाँ प्रयास करूँगा। उसके बाद हम धातु रूप को जानने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद हम जो कुछ प्रचलित धातु हैं उनको भी जानने की कोशिश करेंगे। हमने आप लोगों की सुविधा के लिए सरल वाक्यों के आधार पर एक पैराग्राफ डेवलप किया है, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। और अंत में स्त्रीलिंग शब्द के रूप को कैसे सीखें, हम इसको जानेंगे। तो हम सबसे पहले लेते हैं प्रश्नों के उत्तर। जैसा कि आपने लिखा है कि आई रिक्वेस्ट यू टू फ्रेम मोर सेंटेंसेज लाइक द फॉलोइंग इन प्लूरल एंड अदर लिंग ऑल्सो। और वाक्य है रामः बालकाय फलम दत्त्वा कृष्णस्य यानेन पटना नगरे गृहात् विद्यालयं गच्छति। दूसरा वाक्य है रामः पुस्तकाय पटना नगरे गृहात् विद्यालयं गच्छति। जैसे कि आपका निवेदन है यहाँ पर, वो निवेदन ये है कि इन वाक्यों का हम बहुवचन में प्रयोग करें और डिफरेंट लिंग में प्रयोग करें। रामः शब्द है, हम इसकी जगह पर लता प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में कहा था कि भले ही कर्ता के लिंग परिवर्तित हो जाएं, क्रिया के लिंग में जो क्रिया है उसमें परिवर्तन नहीं होगा लट लकार में। जैसे अगर रामः गच्छति आ रहा है तो यहां पर हम लता गच्छति ही रखेंगे। फिर है बालकाय फलम दत्त्वा। हम बालकाय शब्द लें, यह चतुर्थी एक वचन है, हम इसे बहुवचन बना सकते हैं। बालकेभ्यः फलम दत्त्वा बना रामः बालकेभ्यः फलम दत्त्वा गच्छति। फिर है कृष्णस्य यानेन। यद्यपि जाना तो एक ही यान से है, लेकिन इसीलिए यानेन शब्द है। लेकिन अगर ढेर सारी गाड़ियां हैं तो हम उस जगह पर यानैः लिख सकते हैं। लेकिन स्वाभाविक है कि एक व्यक्ति एक ही यान से जा सकता है, इसलिए वाक्य में औचित्य की दृष्टि से हम यानेन ही रखें, लेकिन यानेन का बहुवचन यानैः होगा। इसी प्रकार पटना नगरे, यहां पर भी परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, गृहात् में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, विद्यालयम में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस दृष्टि से हमारा वाक्य बना लता बालकेभ्यः फलम दत्त्वा कृष्णस्य यानेन पटना नगरे गृहात् विद्यालयं गच्छति। अब रही बात लिंग, जो गमन क्रिया है वो नपुंसक लिंग में नहीं होगा। हाँ, लेकिन कभी कभी जैसे दलम शब्द नपुंसक लिंग है, जैसे क्रिकेट दलम, तो क्रिकेट दलम है, वहां पर टीम के लिए हमने दलम शब्द प्रयोग किया और दलम शब्द नपुंसक लिंग है। लेकिन चूंकि एक ही क्रिकेट दल है तो हम उस जगह पर दलम के साथ गच्छति का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर यही ढेर सारे दल हों, जैसे अभी कबड्डी की टीम है तो वहां पर बहुत सारी टीम है, तो उसके लिए हम कबड्डी दलानी प्रयोग कर सकते हैं और कबड्डी दलानी गच्छन्ति, इस प्रकार हम वाक्य का प्रयोग बना सकते हैं। दूसरा वाक्य है रामः पुस्तकाय
पटना नगरे गृहात विद्यालयम गच्छति। हम इसी प्रकार इस वाक्य को भी प्रयोग में ला सकते हैं कि रामः पुस्तकाय, वहां पर हम छात्राः बहुवचन प्रयोग कर सकते हैं। पुस्तकाय के लिए पुस्तकेभ्यः प्रयोग कर सकते हैं। जो पिछले सप्ताह आपने शब्द रूप सीखा होगा उसके अनुसार उसमें हम प्रयोग करते जाएंगे। तो छात्राः पुस्तकेभ्यः पटना नगरे गृहात विद्यालयम गच्छन्ति हो जाएगा। चूंकि बहुवचन है तो यहां तो राम जाता है, लेकिन जब हम छात्रों की चर्चा करेंगे तो छात्र जाते हैं, ढेर सारे छात्र हैं, तो छात्र क्या हो जाएगा, छात्राय पुस्तकेभ्यः पटना नगरे गृहात विद्यालयम गच्छति। मैं समझता हूं हमारे जो श्रोता हैं उनको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अब हम इसके बाद एक प्रयास करेंगे कि धातु रूप सीखें। पिछली कक्षा में हमने बालक शब्द के रूप सीखे थे, बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकम, बालकौ, बालकान आदि। और ध्यान रखेंगे वहां पर हमने यह भी कहा था कि जिस प्रकार पाणिनि व्याकरण के नियम हैं हम उस नियम का आचरण नहीं करेंगे। इसके पीछे कारण यह है कि वहां पर शब्दों के अनुसार फिर वो नियमों का प्रयोग जिसकी संभावना इस स्तर पर बनाने की मैं उचित नहीं समझता हूं। इसीलिए हमने अपने ढंग से उसको जानने की कोशिश की है। हमने धातु के साथ लगने वाले 18 प्रत्ययों की चर्चा की थी, परस्मैपदी धातुओं की चर्चा की थी, आत्मनेपदी धातुओं की चर्चा की थी। लेकिन यहां पर हम केवल अभी परस्मैपदी धातुओं का ही प्रयोग सीखें क्योंकि उनका प्रयोग आसान होता है। इसके साथ ही दूसरा पक्ष यह है यहां पर कि जैसा कि हमने पिछली कक्षा में कहा था, पठ धातु है, हम उसके साथ ती लगाते हैं, या इसी तरह कोई अन्य धातु आएगा तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे उसकी भी चर्चा करेंगे। हमने अपनी सुविधा से, आप लोगों को सरलता से समझने की सुविधा से, हमने अपने ढंग से यहां पर प्रत्ययों का निर्माण किया है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संक्षेप में लिखा हुआ है, चूंकि इससे आप लोग अवगत हो चुके हैं। इसी प्रकार साइड में, लेफ्ट हैंड साइड आप देखें, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष लिखा हुआ है। हमने प्रथम पुरुष के भी विषय में कहा था कि जिसके विषय में हम बोलते हैं वह प्रथम पुरुष है, जिससे बोलते हैं वह मध्यम पुरुष है, और जो बोलता है वह उत्तम पुरुष होता है। और इस प्रकार ये धातुओं के रूप बनेंगे। जैसे प्रथम पुरुष में हमने क्या प्रयोग में लाया है, अति। मैं स्पष्ट कर दूं, यह अस्वाभाविक प्रयोग है क्योंकि सामान्य व्याकरण में इस तरह अति, अतः, अंति नहीं सिखाया जाता। लेकिन अगर आप मेरे अनुसार इसको सीख लेंगे तो आगे जितने आने वाले 24 या 25 धातुएं हैं यहां बैठे बैठे आप सबका रूप बना सकते हैं। आप नीचे एक किसी धातु को ले लें। हम पहला धातु ले लेते हैं पठ। कोई हस ले लें, कोई लिख ले लें, कोई चल, त्यज, भ्रम, पिब, खाद आदि ले लें। आपने देखा होगा कि सारे धातुओं के अंत में हलंत लगा हुआ है। अगर हम हलंत में अ जोड़ दें तो वो हलंत हट करके पूरा वर्ण बन जाएगा। जैसे पठ है तो वह बन जाएगा पठ। अब पठ प्लस अति यदि हम करें तो क्या बन जाएगा, पठति। इसी प्रकार पठ प्लस अतः करें तो क्या हो जाएगा, पठतः। और इसी प्रकार पठ प्लस अंति करें तो पठंती हो जाएगा। और जो बचपन से आप लोगों ने सीखा होगा यह रूप बन जाता है पठति, पठतः, पठंती, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावह, पठामह। मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि ये जो 9 रूप हैं, अति, अतः, अंति, इन रूपों को नीचे आने वाले धातुओं के साथ प्रयोग करके देखें, आसानी से ये धातु निर्मित हो जाते हैं। सबसे कोने का धातु हम लेते हैं खाद। लिखा हुआ है खाना, टू ईट। हम खाते हैं और बहुधा अपने जीवन में प्रयोग में लाते हैं। मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना खाता हूं, मैं खाने के लिए जाता हूं आदि। खाद शब्द को बनाएं, इसमें भी वही प्रयोग हो जाएगा, खाद प्लस अति, खादति। तो खादति, खादतः, खादन्ति, खादसि, खादथः, खादथ, खादामि, खादावह, खादामः। यहां पर आपके सामने कुल 10 धातुएं उपलब्ध हैं, लेकिन हमने 24 धातुओं को आपके सामने रखा है। आप नीचे पढ़ें। चल धातु, चलना, हम डेली चलते हैं इसलिए हमने इसे प्रयोग में लाया। हस, हंसना, त्यज, छोड़ना, लिख, लिखना, भ्रम, टहलना, घूमना, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करते हैं। खाद से अवगत हो गए। पिब धातु पीना है, टू ड्रिंक।
पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, यानी ये धातुएं हमारे दैनंदिन जीवन के हैं जिनको सीख लेने से हम सामान्य वाक्य का प्रयोग कर पाने में सक्षम हो पाते हैं। इसी प्रकार कुछ और यहां धातु देखें जो अभी आपके स्क्रीन पर आएगा, जिसमें लगभग 14 धातुओं को आपके लिए हमने लाया है। कुल मिलाकर के 24 धातुएं हैं। अगर इन 24 धातुओं का प्रयोग ऊपर बताए गए प्रत्ययों के साथ जोड़ करके उनके पुरुष और वचन के साथ हम लाते हैं तो आप समझें कि आपने एक क्षण में, एक दिन में, एक घंटा में 24 वाक्यों का निर्माण कर लिया। सामने क्रीड धातु, खेलना, टू प्ले, हमारे व्यवहार का यह वाक्य होगा। पत, गिरना, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पच, पकाना, टू कुक, खाना पकाना, सब्जी पकाना आदि, इस तरह का हमारे किचन से रिलेटेड ये धातु है। गम, एक और प्रयास किया है हमने, कुछ ऐसी धातुएं हैं जब उनका हम रूप में प्रयोग लाते हैं तब उनके स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे पॉपुलर तो है गम, लेकिन आप देखेंगे कि ब्रैकेट में गच्छ लिखा हुआ है क्योंकि इसका प्रयोग चलेगा गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। गच्छ धातु जाना, नी ले जाना, किसी चीज को हम यहां से पुस्तक ले जाते हैं। प्रच्छ, पूछना, किसी से पूछना हो कुछ तो उसके लिए हमने प्रच्छ देखेंगे। ब्रैकेट वाले जो शब्द हैं उन्हीं के साथ अति प्रत्यय लगाना है। पृच्छति, पृच्छतः, मैं फिर दोहरा रहा हूं, जैसे गम के साथ कोष्ठक में गच्छ है, नी के साथ कोष्ठक में नय है, प्रच्छ के साथ कोष्ठक में पृच्छ है, स्मृ के साथ कोष्ठक में स्मर है, हरि के साथ कोष्ठक में हर है। इसी तरह नीचे आप देखेंगे कि वृष धातु के साथ कोष्ठक में वर्ष हैं। तो कोष्ठक में जो हम धातु पाते हैं हम उसका प्रयोग करेंगे रूप में। जैसे अभी बारिश का मौसम है और हमें किसी से कहना हो कि आज बारिश हो रही है तो हम वहां पर सामान्य प्रयोग करेंगे अद्य वर्षति, अर्थात आज बारिश हो रही है। इसी तरह स्मृ, स्मरण करना, याद करना। दूसरे शब्दों में आपके सामने ये क्रियापद हैं, आप इसे याद करेंगे। तो अगर किसी को आपको यह बताना हो कि मैं पाठ याद कर रहा हूं तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे अहम पाठम स्मरामि। ध्यान रखें, उत्तम पुरुष एक वचन में आमि आता है, हमने स्मर के साथ आमि जोड़ दिया तो क्या बन गया, स्मरामि। इसी प्रकार मैं आपसे पूछता हूं, यह वाक्य है, तो अहम भवंतम पृच्छामि, वह पूछता है, सह पृच्छति। तो इस प्रकार हमारे सामने 24 धातुएं हैं। 24 धातुओं के अनुसार अगर उनके 9 के रूप में, 9 के भेद में अगर बनाएं तो आप देखेंगे 24 को मल्टीप्लाई कर दें 9 से तो ये आपको लगभग 216 वाक्य का निर्माण अभी बैठे बैठे हम कर लेते हैं। और आश्चर्यजनक पक्ष यह है कि अगर हमें कर्ता पद नहीं भी मालूम हो, केवल हम क्रीडति प्रयोग कर लेते हैं तो भी भाव हो जाता है कि वह खेलता है। अगर हम क्रीडामी शब्द मात्र प्रयोग कर लेते हैं तो इसका अर्थ होता है मैं खेलता हूं। अगर हमने नयामी शब्द प्रयोग कर लिया या नयामह शब्द प्रयोग कर लिया तो इसका अर्थ हो जाता है वे लोग खेलते हैं। मतलब बिना कर्ता के आपने आज यहां बैठ करके 216 वाक्यों का निर्माण कर लिया। आवश्यकता है आप इसे अपने व्यावहारिक जीवन में प्रयोग में लाएं। प्रयोग में लाने के बाद आपके मुख पर वो वाक्य बन जाएंगे और इस प्रकार आप संस्कृत में धीरे धीरे प्रवेश कर पाने में सक्षम होंगे। हमने पीछे जो धातुएं हैं, जो क्रियापद सीखे, उनके कुछ वाक्य यहां बनाए हैं। उन वाक्य की दृष्टि से आप पाएंगे, हम पहला वाक्य लेते हैं, हमने वाटिका, जिसको गार्डन कहते हैं, उद्यान कहते हैं, उस उद्यान को फोकस किया है यहां पर और उसके अनुसार वाक्य निर्माण करने का प्रयास किया है। एषा वाटिका अस्ति, यह उद्यान है, यह गार्डन है। हमने सुविधा के लिए नीचे अस्ति स्तः सन्ति असि स्थः स्थः अस्मि स्वः स्मः लिख रखा है। ये रिपीटेशन है क्योंकि पिछले अगर आप मेरे लेक्चर को देखें तो उसमें हमने इसके ऊपर बहुत अधिक से फोकस किया हुआ है। केवल स्मरण मात्र के लिए हमने इसका प्रयोग यहाँ पर आपकी सुविधा मात्र के लिए इसे रखा है। सामान्य रूप से जो अस्ति स्तः सन्ति है,
इसको हम सहायिका क्रिया के रूप में लेते हैं, इंग्लिश में जिसे ऑक्सिलियरी वर्ब कहते हैं। हम हर जगह होता है, जाता है, खाता है, वह नहीं है, वह वहां है, वह यहां है आदि, इन सारी चीजों के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए ऊपर का पहला वाक्य है एषा वाटिका अस्ति, यह वाटिका है। एषा यहां पर स्त्रीलिंग है, वाटिका स्त्रीलिंग है, इसलिए वाटिका को बताने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है वह भी यहां पर स्त्रीलिंग ही प्रयोग है। आपको ध्यान होगा जब हमने पहली कक्षा अपनी की थी यहां पर, तो उसमें यह भी बताया था कि वाक्य निर्माण के क्रम में जो मूल कर्तृपद है उसके जो भी विशेषण होंगे उसका लिंग और वचन कर्ता के समान ही होंगे। इसीलिए जो सार्वनामिक विशेषण है वाटिका का वह स्त्रीलिंग एषा हुआ। हम सा शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं, हम इयम शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी इयम वाटिका अस्ति, सा वाटिका अस्ति। सा जैसे ही प्रयोग होगा इसका मतलब हो जाएगा कि यह उद्यान हमसे दूर है क्योंकि वह वाटिका है, ऐसा अर्थ होगा। इसी प्रकार शब्द है, वाक्य है अत्र वृक्षाः लताः पुष्पाणि फलानि च अतीव मनोहराणि सन्ति। अत्र यानी इस गार्डन में, यहां पिछली कक्षा में हमने अत्र पढ़ा था, इस गार्डन में वृक्ष पेड़, लता क्रीपर्स जो उसमें लिपटी हुई होती है, पुष्पानि पुष्प मतलब फूल, फलानि अर्थात फल, अतीव मनोहराणि सन्ति बहुत ही सुंदर हैं। ध्यान रखेंगे कि आपने देखा वृक्षाः यह पुल्लिंग है, उसका बहुवचन है, लताः यह स्त्रीलिंग है, यह स्त्रीलिंग का बहुवचन है। इसी प्रकार पुष्पाणि और फलानि ये दोनों नपुंसकलिंग है और दोनों बहुवचन में है। और इस प्रकार इन सब का जो विशेषण है वो अंत में है मनोहराणि अर्थात बहुत ही सुंदर, मन को अच्छे लगने वाले संति हैं। संति का प्रयोग इसलिए हुआ क्योंकि ऊपर जो आने वाले शब्द हैं वे सारे के सारे बहुवचन में है। क्योंकि आपने पहला वाक्य देखा एक वाटिका की बात हो रही है तो एक है इसलिए अस्ति है, दूसरे वाक्य में ढेर सारे हैं इसलिए संति है। आगे तीसरा वाक्य देखें, अत्र खगाः कूजन्ति। खग शब्द पक्षी के लिए है, जानते हैं। कूजन्ति कूजते हैं, गुंजन करते हैं, चर्पिंग हम जिसको इंग्लिश में कहेंगे। तो यहां पर पक्षीगण कूज रहे हैं, गुंजन कर रहे हैं। कूज धातु है, अंति रिकॉल कीजिए और कूज में अंति लगा दीजिए, कूजंती बहुवचन बन रहा है। अत्र मृगाः अपि विचरन्ति, यहां पर हिरण भी विचरण कर रहे हैं। मृगाः बहुवचन। आपने चर धातु पढ़ा होगा, अभी जो पीछे के लिस्ट है उसमें हमने चर का प्रयोग किया था। हमने चर में वि उपसर्ग लगा करके जो विचरण करना होता है, टहल टहल करके जो घूमना होता है, इसलिए हमने विचरण यहां पर शब्द प्रयोग किया है, विचरन्ति अर्थात यहां हिरण भी विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। शिशवः क्रीडन्ति, शिशवः बहुवचन है अर्थात ढेर सारे बच्चे, क्रीडन्ति खेल रहे हैं। कपयः यह बंदर के लिए शब्द है, कपि का बहुवचन है। कपयः फलानि खादन्ति अर्थात बंदर लोग फल खा रहे हैं। यदा वृष्टिः भवति जब बारिश होती है, वायुः प्रवहति हवा बहती है, तदा अत्र सर्वत्र वारिणी प्रवहन्ति, तब यानी जब हवा बहती हैं और बारिश होती है तब यहां चारों ओर सर्वत्र सब जगह जल, वारिणी है जल के लिए, प्रवहन्ति बहते रहते हैं। पत्राणि पुष्पाणि फलानि च पतन्ति, पत्ते फूल और फल गिरते हैं। तो आपके सामने जो अभी हमने पीछे पढ़ा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इनका प्रयोग आपके सामने है। आप चाहें तो इसके अनुसार अपने और कुछ वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे कि जो पुल्लिंग है उसके लिए तो बालकः बालकौ बालकाः हमने पढ़ रखा है पीछे। आज हम स्त्रीलिंग के रूप पढ़ेंगे जो इसके बाद में ही, इसी में अगला मॉड्यूल होगा जिसमें कि हम स्त्रीलिंग शब्दों के रूप पढ़ेंगे, तो स्त्रीलिंग शब्दों की भी आप प्रयोग कर पाएंगे। नपुंसक लिंग के विषय में सविशेष मैं बता दूं कि नपुंसक लिंग में जो प्रथमा और द्वितीया है, परिवर्तन केवल इन्हीं दोनों में है। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी इसके प्रयोग पुल्लिंग की तरह ही चलेंगे। जैसे हमने फल शब्द लिया तो फलानि, फलम फले फलानि,
फलम फले फलानी, ये दोनों प्रयोग आपको, ये बहुवचन, एक वचन और द्विवचन के प्रयोग हैं, ये तीनों प्रयोग एक नपुंसक लिंग की आइडेंटिटी लिए हुए हैं। इसी प्रकार पत्राणी है, पत्रम पत्रे पत्राणी, पत्रम पत्रे पत्राणी, प्रथमा में भी और द्वितीया में भी दोनों के रूप समान होते हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नपुंसक लिंग के रूप सबसे सरल होते हैं स्मरण करने में। फलानी शब्द है, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, पत्रम पत्रे पत्राणी, पत्रम पत्रे पत्राणी। तो इस प्रकार हम नपुंसक लिंग के शब्द के प्रयोग को जान लेते हैं। और इसके बाद जो तृतीया है, जैसे पत्र शब्द है तो बालक की तरह बालकेन है तृतीया में, यहां पर पत्रेण हो जाएगा। पुष्प है तो पुष्पेण हो जाएगा, फल है तो फलानी हो जाएगा। इसी प्रकार चतुर्थी में पत्राय पुष्पाय फलाय, पंचमी में पत्रात पुष्पात फलात, षष्ठी में पत्रस्य पुष्पस्य फलस्य और सप्तमी में पत्रे पुष्पे और फले। ध्यान रखना है कि हमने केवल एक वचन में आपको अभी ये बताया, लेकिन जो द्विवचन और बहुवचन है इसका प्रयोग आप स्वयं करेंगे बालक शब्द के रूप के आधार पर। जैसा अभी हमने कहा कि हम अगले मॉड्यूल में स्त्रीलिंग शब्द के रूप आपके सामने रखेंगे। बालक शब्द के रूप को सीखते समय हमने प्रयास किया था कि बालक के क का जो अ है हमने उसे विड्रॉ कर लिया। तो जैसे ही किसी वर्ण से उसके स्वर को निकाल लिया जाता है तो आखिरी वर्ण जहां से हमने स्वर लिया उसमें हलंत लग जाता है। जैसे बालक शब्द है, क से आपने अ निकाल लिया तो वो बन जाता है क, हलंत वाला। इसी तरह हमारे सामने जो लता शब्द के रूप अभी आएंगे उसमें लता में से अगर लता के त में से अगर हम आ को निकाल लें तो क्या बचा रह जाएगा? लत। अब देखें, लता है, हमने लत प्लस आ किया है लता को, त इंडिपेंडेंट है, उसमें कोई स्वर नहीं है। और ये हमने इसलिए किया कि आगे हम अपनी इच्छा से अगर स्वर को इसमें जोड़ देंगे तो त अपना रूप प्राप्त कर लेगा। उदाहरण के लिए अगर त में हम ए लगा दें तो क्या हो जाएगा? ते। इसी तरह त में अगर हम छोटी ई लगा दें तो लती, ती ऐसा हो जाता है, और बड़ी ई लगा लेते हैं तो ती ऐसा हो जाता है। एक और चीज फिर मैं बार बार आपको सावधान करूंगा कि ये जो आ, ए, आह आदि जो अभी 21 आप प्रयोग देखेंगे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में, पुनः यह पाणिनि के नियम के अनुसार नहीं है। क्योंकि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जब हमें रूप बनाने होते हैं तो सु और जस इस तरह के 21 प्रत्ययों के प्रयोग होते हैं। लेकिन अगर सु और जस, अम और सस, अगर इस तरह के प्रयोग अभी हम सीखेंगे तो ये कठिन हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि हमारे लिए अभी मौलिक व्याकरण हमने पढ़ना शुरू नहीं किया है, हमने प्रत्ययों का प्रयोग पढ़ना शुरू नहीं किया है। और अचानक ऐसे अप्रचलित प्रत्ययों को यदि आपके ऊपर आरोपित कर दें तो वह संस्कृत जो शिक्षण है वह कठिन हो जाएगा। इसीलिए हमने अपने ढंग से डेवलप किया है कि जितने भी आकारांत के शब्द हैं, लता है, रमा है, श्यामा है, प्रियंका है, ऐश्वर्या है, सुष्मिता है, इस तरह के जितने भी आकारांत शब्द हैं, उन आकारांत शब्दों के यदि आप रूप चलाना चाहेंगे स्त्रीलिंग में तो जो स्क्रीन पे अभी आपने देखा और अभी आप देख रहे हैं, हम इसके अनुसार उसके रूप को चलाएंगे। अब उदाहरण में ले लें, प्रथमा हमने लत किया है, कोई भी एक नया शब्द ले लें यहां पर, जैसे हम ले लेते हैं रमा, और रमा में से आ निकाल लेते हैं तो रम बचा रह गया, मां हलंत। अब उसमें जो नीचे आने वाले हैं उनको जोड़ते चले जाइए। जैसे प्रथमा में आ जोड़ दिया तो रमा हो गया, ए जोड़ दिया तो रमे हो गया, और आह जोड़ दिया तो रमाह हो गया। तदनुसार इसका रूप इस प्रकार हो जाएगा, रमा रमे रमाह, रमाम रमे रमाह, रमया रमाभ्याम रमाभिः, रमाय रमाभ्याम रमाभ्यः, रमायाः रमाभ्याम रमाभ्यः, रमायाः रमयोः रमानां, रमायां रमयोः रमासु।
केवल इस पर केंद्रित होना है, घबराने की जरूरत नहीं है। आपके सामने ऑटोमेटिकली शब्द बनते चले जाएंगे और प्रायशः जो स्त्रीलिंगवाची शब्द होते हैं वो या तो आकारांत होते हैं या दीर्घ ईकारांत होते हैं या दीर्घ ऊकारांत होते हैं। जैसे नदी, नदी स्त्रीलिंग है, बड़ी ई की मात्रा है। इसी तरह वधू, इसमें वधु स्त्रीलिंग शब्द है और इसमें जो बड़ा ऊ है उसकी मात्रा है। हम इन मात्राओं को फोकस करेंगे। हमें वर्णों के रूप में, शब्दों के रूप को नहीं जानना है। हमें जानना है कि अ पुल्लिंग है तो अ के रूप कैसे चलते हैं, आ स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग आ के रूप कैसे चलेंगे। इसी प्रकार अन्य जो भी स्वर वर्ण हैं उन स्वर वर्णों के लिंगों के अनुसार हम उन लिंग का प्रयोग करेंगे। तदनुसार हमने अभी पढ़ा रमा, रमे, रमाह, प्रथमा एक वचन, प्रथमा द्विवचन और प्रथमा बहुवचन। हमने यह भी जान रखा है कि जो हमारे पुरुष हैं उसमें उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के अतिरिक्त जितने भी प्रयोग हैं वे सारे के सारे प्रथम पुरुष में आते हैं। जैसे हमारा है कि रमा, लता, वह, ये सारे अन्य पुरुष आते हैं और जो अन्य पुरुष के प्रयोग होते हैं उनको अन्य पुरुष के अनुसार लेंगे। जैसे रमा गच्छति, अगर दो रमा है तो रमे गच्छतः और अगर तीन रमा है तो रमाः गच्छन्ति। इस प्रकार का प्रयोग होगा। हम इसे बालिका शब्द के साथ भी देख लें। बालिका शब्द बहुधा प्रचलित है, हमारे घर में भी प्रयोग में आता है, स्कूलों में भी प्रयोग में आता है बालिका। इसको भी देख ले, लता की तरह रूप चलेंगे इसके। तो बालिका पठति, बालिके पठतः, बालिकाः पठन्ति। कोई और ले ले वाक्य, बालिका स्मरति, यानी एक छात्रा स्मरण कर रही है, याद कर रही है। बालिके स्मरतः, अर्थात दो छात्राएं याद कर रही हैं, मगअप कर रही हैं। और बालिकाः स्मरन्ति, ढेर सारी छात्राएं, कई छात्राएं स्मरण कर रही है अपने पाठों का। और अब एक चीज और देखें कि मैंने पिछले में कहा था कि हमारे यहां जो कर्म होते हैं तीन तरह के कर्म होते हैं। एक है अकर्मक, जिसमें कोई कर्म नहीं होता, जैसे हंसना धातु है। हंसने का कर्म नहीं होता क्योंकि हंस धातु का प्रभाव किसी के ऊपर नहीं पड़ता। लेकिन कुछ ऐसी धातुएं होती है जिन धातुओं के सुनने मात्र से हमें यह बोध हो जाता है कि इसका कोई कर्म होगा। अभी हमने पढ़ा बालिका स्मरति। प्रश्न उत्पन्न होता है कि किम स्मरति, बालिका क्या स्मरण कर रही है। तो उसके उत्तर में हमें सोचना पड़ता है। फिर हम उनके उत्तर में बनाते हैं कि बालिका पाठम स्मरति, बालिका पाठ का, पाठ को याद कर रही है। बालिकाः पाठम स्मरन्ति, ढेर सारी छात्राएं, ढेर सारी लड़कियां पाठ को याद कर रही हैं। तो इस प्रकार जो ये प्रयोग है, हमें इस प्रयोग को ध्यान से सावधानी पूर्वक लिखना चाहिए, बनाना चाहिए और प्रयोग में लाना चाहिए। क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे हम वाक्य निर्माण करते चले जाएंगे वैसे वैसे संस्कृत में हमारी गति बढ़ती जाएगी। ये हमने आपके सामने कुछ संस्कृत के रूप, हमने कुछ शब्द रूप, कुछ धातु रूपों को पढ़ा। अब इससे आगे भी कुछ चर्चा चलाते हैं। जो बीच में आने वाले शब्दों के प्रयोग होते हैं उनको जरा ध्यान दें। हमने एक शब्द लिया पाठम। हमारे सामने रूप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के आ चुके हैं, बालक के और लता शब्द के, रमा शब्द के, बालिका शब्द के। अब जरा सोचें कि रमा के लिए ले जा रहा है, ध्यान से समझें, रमा के लिए ले जा रहा है। अब कौन ले जा रहा है और क्या ले जा रहा है, इसका निर्माण हम बाद में करेंगे।
क्योंकि हमारे पास अभी वो सामग्री उपलब्ध नहीं है। जो सामग्री उपलब्ध है वो है रमा के लिए। हम यह भी जानते हैं हिंदी के अनुसार कि कर्ता के चिन्ह ने है, कर्म के चिन्ह को है, करण के चिन्ह से है, संप्रदान के चिन्ह के लिए है, अपादान के चिन्ह से है, संबंध के चिन्ह का के की है और अधिकरण के चिन्ह में और पर है। हम यह भी जानते हैं कि कर्ता को प्रथमा विभक्ति कहते हैं, कर्म को द्वितीया विभक्ति कहते हैं, करण को तृतीया विभक्ति कहते हैं, संप्रदान को चतुर्थी विभक्ति कहते हैं, अपादान को पंचमी विभक्ति कहते हैं, संबंध को षष्ठी विभक्ति कहते हैं और अधिकरण को सप्तमी विभक्ति कहते हैं। हमारे पास स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में इनके रूप हैं। हमने कहा रमा के लिए। अब आप इमीडिएटली क्या करेंगे, जो चतुर्थी विभक्ति है संप्रदान, उसके चिन्ह को स्मरण में लाएं। वो चिन्ह क्या है, के लिए। तो हम संप्रदान से उसको चुनेंगे, रमा के लिए अर्थात रमायई। स्मरण करें, हमें आयई लगाना है, लतायई बनाया था, बालिकायई बनाया था, इसी प्रकार हम रमायई बना लेंगे, मतलब रमा के लिए। ले जाता है, धातु की सूची में जाए, आप पाएंगे नी धातु है जिसके ब्रैकेट में नय लिखा हुआ है और हमने इंग्लिश में उसके लिए टू टेक अवे या ले जाना लिखा हुआ है आपकी सुविधा के लिए। तो रमा के लिए ले जाता है, जाता है एक वचन, रमायई नयति बन गया वाक्य, रमा के लिए ले जाता है, रमायई नयति। अब प्रश्न उत्पन्न होता है क्या ले जाता है, तो जो ले जाता है हम उसको द्वितीया में प्रयोग में लाएंगे। हमने पुस्तक शब्द पढ़ा है, पुस्तक की जो द्वितीया विभक्ति है पुस्तकम है। एक पुस्तक ले जाएगा तो पुस्तकम होगा, दो पुस्तक ले जाएगा तो पुस्तकें होगा, और अगर दो से अधिक यानी ढेर सारे पुस्तक अगर ले जाएंगे तो वहां पर पुस्तकानी होगा। हम तीनों पे फोकस कर लेते हैं, रमायई पुस्तकम नयति, रमायई पुस्तके नयति और रमायई पुस्तकानि नयति। प्रश्न बन गया, जो प्रश्न इससे पहले आया था कि क्या ले जा रहा है, तो उसका उत्तर आ गया कि रमा के लिए पुस्तक ले जा रहा है। और जिस प्रकार हमने क्रियापद का प्रयोग किया है नयति, तो एक वचन है और नयति आपको प्रथम पुरुष का है, अन्य पुरुष का है, तो ऑटोमेटिकली इसमें अहम और हम त्वम के जो रूप है वो नहीं चलाएंगे, क्योंकि अन्य पुरुष है और अन्य पुरुष में हम कुछ भी ले सकते हैं। सह रमायई पुस्तके नयति, सह रमायई पुस्तकम नयति, सह रमायई पुस्तकानि नयति नयति। अब सह को हम बहुवचन में ले लें, ते, तो जैसे ही बहुवचन बनाएंगे जो क्रियापद है वह भी बहुवचन में चला जाएगा। ते नयंती, वे ले जा रहे हैं, किसके लिए, रमायई, ते रमायई नयंती। क्या ले जा रहा है, पुस्तकानि नयंती, ते रमायई पुस्तकानि नयंती, अर्थात वे लोग रमा के लिए ढेर सारी पुस्तकें ले जा रहे हैं। दूसरा कोई वाक्य लीजिए, रमा का, अब का है, ध्यान रखना है, जो का है संबंध है, षष्ठी विभक्ति होगी। चूंकि संबंध का प्रयोग वाक्य में क्रिया के साथ साक्षात संबंध नहीं बनाता, इसीलिए हमें रमा के किसी संबंध की परिकल्पना करनी पड़ेगी। तो जैसा हम कह लेते हैं रमा की गाड़ी, ठीक है, तो रमायाह यानम, गाड़ी के लिए यान शब्द प्रयोग करते हैं। आप लोगों ने भी बहुधा सुना होगा, वायुयान, रेलयान, ट्रकयान, बसयान, कारयान, ऐसे सारे शब्द हैं, लेकिन यान शब्द नपुंसकलिंग होता है। तो क्या हो जाएगा, बसयानम, कारयानम, रेलयानम, ट्रकयानम आदि, एक्सक्यूज मी, आदि। तो इस प्रकार क्या है, हमने प्रयोग किया रमा की गाड़ी, तो रमायाह यानम, किम यानम लगा देते हैं, कारयानम, यानी रमा की कार। अब हम अगर ये कहें कि रमा की कार से जाता है, स्पष्ट है, जाना के लिए हमने समझ रखा है, क्या है, गच्छति। हमने अब बनाना है वाक्य क्या, रमा की कार से जाता है।
तो रमायाह षष्ठी हो गया, रमा की, काके की चिन्ह हमने अभी स्मरण किया है। फिर है से, इसको भी जरा ध्यान से रख ले, क्योंकि हमारी सूची में दो प्रकार के से हैं। एक है पेड़ से पत्ते गिरते हैं, और एक है कलम से लिखता है, गाड़ी से जाता है। जहां पर संबंध विच्छेद होता है वहां पर हम पंचमी से का प्रयोग करते हैं, जैसे अपादान कहते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो पेड़ और पत्तों में एक क्या है, विच्छेद हो रहा है, दोनों के बीच में एक विरह भाव उत्पन्न हो रहा है। लेकिन जब हम कहते हैं कलम से लिखता है या गाड़ी से जाता है, तो इसमें अलगाव नहीं है, इसमें एक संयोग है, हाथ और कलम का संयोग बना हुआ है। गाड़ी में हम बैठे हैं, हमारे और गाड़ी के बीच में एक संयोग संबंध है। तो जहां पर सामीप्य का बोध हो से के माध्यम से, वहां पर हम तृतीया विभक्ति लगाएंगे। तो क्या बना, रमायाह कारयानेन गच्छति। फिर प्रश्न उत्पन्न होता है, हमने गच्छति एक वचन में प्रयोग किया तो सह का भाव आ जाएगा, अन्य पुरुष का भाव आ जाएगा। हम मध्यम पुरुष को फोकस करते हैं। बोलने वाला मैं किसी दूसरे से कह रहा हूं कि तुम रमा की गाड़ी से जा रहे हो, त्वम रमायाह कारयानेन गच्छसि। ध्यान करें उस सूची पर, असि, ठीक है। तो गच्छ और असि मिलकर के मध्यम पुरुष एक वचन में क्या बना, गच्छसि। त्वम रमायाह कारयानेन गच्छसि। इसी को हम द्विवचन और बहुवचन में ले चले। त्वम का द्विवचन युवाम है, यानी तुम दोनों रमायाह कारयानेन गच्छथः, तुम दोनों रमा के कार्ययान से जा रहे हो। और बहुवचन में हो जाएगा यूयम रमायाह कारयानेन गच्छथ, यानी तुम लोग रमा की कार से जा रहे हो। हमने अन्य पुरुष को भी देख लिया, हमने मध्यम पुरुष का भी प्रयोग पढ़ लिया। हम उत्तम पुरुष के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं किसी और, रमा के जगह पे हम बालिका शब्द ले लेते हैं। अब आता है कि बालिका से पुस्तक ले करके, ध्यान रखना है कि हमने ले करके फोकस अभी नहीं किया है, चूंकि आज मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। इससे पहले भी आपने एक शब्द देखा था, जब हमने पैराग्राफ पढ़ा था अनुच्छेद, तो उसमें दत्वा शब्द आया था, या जो प्रश्न आया था उस प्रश्न में दत्वा शब्द आया था, बालकाय फलम दत्वा। तो वो जो दत्वा है दे करके है। तो हम आज करके इस भाव को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपके सामने, ताकि हमारा जब अगला लेक्चर होगा तो उसमें हम बता देंगे कि हंस करके, खा करके, पी करके, रो करके, चल करके आदि जो ऐसे करके प्रयोग है उसको हम कैसे प्रयोग में लाएंगे। अभी हम केवल ले रहे हैं कि रमा से, बालिका से पुस्तक लेकर के वह पढ़ रहा है, ठीक है। तो वह पढ़ रहा है, सह पठति। क्या पढ़ रहा है, पुस्तक, तो सह पुस्तकम पठति। कहां से भाई ये पुस्तक आई, तो हमने क्या प्रयोग किया उसके लिए, रमा से पुस्तक लेकर के। एक यहां पर शंका उत्पन्न होती है, रमा से पुस्तक लेकर के कौन से विभक्ति प्रयोग में करें, क्योंकि बोध तो हमें हो रहा है कि जब हम रमा से पुस्तक ले रहे हैं तो रमा भी वहां खड़ी है, बालिका भी वहां खड़ी है, तो सामीप्य है, अलग कहां हो रहा है, हां अलग हो रहा है इस सेंस में कि रमा के हाथ में जो रखी हुई पुस्तक है वो पुस्तक दूसरे के हाथ में चली गई, तो रमा से उसका विच्छेद हो गया। तो इसलिए यहां पर हम पंचमी यानी अपादान का प्रयोग करेंगे कि रमायाह पुस्तकम गृहीत्वा, लेकर के, ठीक है, प्राप्त करके, स्वीकार करके। तो रमायाह पुस्तकम गृहीत्वा गच्छति, वह जा रहा है, वह चला जा रहा है, तो सह रमायाह पुस्तकम गृहीत्वा गच्छति। तो इस प्रकार हम क्या पाते हैं कि ये वाक्य प्रयोग में लाए जा रहे हैं, ये वाक्य का एक सुंदर सा प्रयोग बन रहा है। और देखें
हम फिर से रिकॉल करें अकारांत शब्द, क्योंकि बालक शब्द को तो पढ़ लिया है, एक बार फिर से स्मरण में ले आए। अकारांत शब्द कोई भी ले लें, हम अपने जीवन से एक शब्द ले लेते हैं संजीव, व के अंत में अ है, तो इसलिए क्या बना संजीव, और यह पुल्लिंग है तो संजीवह बनता है। रूप चलेगा बालक की तरह, जैसे बालकः बालकौ बालकाः कहते हैं, तो इसी तरह इसका रूप होगा संजीवः संजीवौ संजीवाः, संजीवम संजीवौ संजीवान। इसी प्रकार जितने भी पुल्लिंग अकारांत शब्द है उसको बढ़ाते जाएंगे। हम वाक्य प्रयोग कर लेते हैं। संजीव के घर में तुम रहते हो। स्वनिर्मित वाक्य है, कुछ भी वाक्य हम बना सकते हैं। चूंकि हमें विभक्ति के प्रयोग को समझना है, इसलिए हमने के और में लाया है। तो संजीव के घर में, स्मरण कीजिए, षष्ठी विभक्ति पे चलिए, स्य प्रयोग में आएगा, अस्य प्रयोग में आएगा। संजीव के व के हलंत को हटा देंगे और अस्य को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, संजीवस्य। फिर है घर में। घर शब्द को संस्कृत में क्या कहते हैं, गृह। बहुधा प्रयोग में आता है, इसलिए इसके लिए बहुत अधिक सोच विचार करने की आवश्यकता भी नहीं बनती। तो गृह शब्द है। सप्तमी के रूप को याद करें। यद्यपि गृह शब्द नपुंसक लिंग है, इसके रूप चलेंगे गृहम गृहे गृहाणि, गृहम गृहे गृहाणि। लेकिन जैसा कि हमने समझा है कि नपुंसक लिंग के शब्द तृतीया विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक पुल्लिंग के समान चलते हैं, तो गृह शब्द को यहां पुल्लिंग ट्रीट कर लेंगे सप्तमी विभक्ति के प्रयोग में। और हम स्मरण करेंगे कि सप्तमी विभक्ति के प्रयोग में प्रत्यय क्या लगाते हैं, तो वहां पर हमने प्रत्यय लगा रखा है ए। लेकिन हमें ध्यान रखना है आवश्यक रूप से कि गृह के अंत में जो अ है उस अ को निकाल लेंगे और ए को रिप्लेस कर देंगे, तो क्या बन गया, गृहे। अब देखते हैं क्या बना वाक्य, रामस्य गृहे तुम त्वम रहते हो। रहने के लिए, टू लिव एट के लिए प्रयोग है वस धातु। वस धातु का रूप चलता है सामान्य पठ आदि के समान, वसति वसतः वसंति वससि वसथः वसथ वसामि वसावः वसामः। तो क्या बन गया कि संजीवस्य गृहे त्वम वससि, त्वम वससि। हमने पीछे पढ़ रखा है कि त्वम पठसि, तो इस प्रकार से एक और विभक्ति का हमने प्रयोग सीख लिया। लेकिन आपके मन में एक और शंका होती होगी कि हम बार बार आपको एक वचन का प्रयोग सिखा रहे हैं, हम बहुवचन क्यों नहीं सीख रहे। यहां पर ना तो हम एक वचन सीख रहे हैं, ना ही हम बहुवचन सीख रहे हैं, बल्कि हम वाक्य निर्माण सीख रहे हैं और हम उदाहरण में एक वचन को प्रयोग में ला रहे हैं। चूंकि आपके पास बहुवचन की सामग्री उपलब्ध है और हमने बहुवचन के प्रयोग पर बहुत अच्छी और लंबी चर्चा की है, तो उसके साथ वो सामंजस्य बिठा लेंगे, वाक्य का प्रयोग हो जाएगा। लेकिन उदाहरण के लिए मैं वाक्य ले लूं, संजीव नाम के ढेर सारे छात्र हैं और संजीव नामक ढेर सारे छात्र के ढेर सारे घर हैं। तो यहां पर अगर हम ये कहें कि संजीवों के, यानी संजीव नाम के छात्र के घर में, संजीव नाम के बालक के घर में, तो हम नाम के बालक शब्द प्रयोग में नहीं लाएंगे, हम ये लेंगे कि संजीवों के घरों में। तो संजीवा नाम बहुवचन में जाए, आनाम शब्द हो, आनाम प्रत्यय होगा, तो क्या क्या आ गया कि संजीवा नाम। घरों में हमने एक वचन में प्रयोग किया गृहे, बहुवचन में क्या हो जाएगा, गृहेषु। तो संजीवा नाम गृहेषु। हमने पहले कहा था तुम रहते हो, अब हम प्रयोग ले लेंगे तुम लोग रहते हो, बहुवचन में प्रयोग ले लेंगे, तो तुम लोग क्या हो गया, यूयम। संजीवानाम गृहेषु यूयम वसथ, बहुवचन का प्रयोग हो गया। हम अभ्यास करेंगे, हम उन सारे प्रयोग को जानेंगे और प्रयोग के क्षण में अगर हम सावधान होकर के उन प्रयोगों को लाते हैं तो कठिनाई नहीं होगी, कठिनाई नहीं होनी चाहिए। आगे शायद हम जो मध्य में द्विवचन के शब्द हैं उनके भी प्रयोग लेते हैं, क्योंकि द्विवचन का प्रयोग बहुधा कम होता है। और हमने अपने पहली जो कक्षा थी, जो पहला जो हमारा लेक्चर था, उस लेक्चर में भी हमने कहा था कि आधुनिक दृष्टि से अब सामान्यतया हम लोग भी
बहुवचन का प्रयोग नहीं लाते, द्विवचन का प्रयोग सामान्य रूप से नहीं करते हैं, एक वचन और बहुवचन से ही काम चलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन चूंकि संस्कृत हर पक्ष की तार्किक व्याख्या प्रस्तुत करता है, इसलिए यहां पर द्विवचन का भी प्रयोग परंपरा में प्राप्त होता है। हमने केवल यह कहा है कि हम आधुनिक प्रयोग की दृष्टि से अगर द्विवचन का प्रयोग नहीं भी करते हैं तो हमारा कार्य संपन्न हो जाता है, एक वचन से और बहुवचन से। जहां एक से अधिक है हम उसको बहुवचन मान लेंगे, जिस प्रकार इंग्लिश में और हिंदी में यह प्रयोग हम प्राप्त करते हैं। लेकिन समझने के लिए तो द्विवचन को भी समझना आवश्यक है। द्विवचन ऑलवेज, हमेशा दो का बोध कराता है। हमने कहा संजीव, संजीवस्य और संजीवा नाम प्रयोग किया। हम दो संजीव को ध्यान में रख लें तो वहां पर आ जाएगा संजीवयोः। हमेशा ध्यान रखना है कि जो प्रयोग सूची आपके सामने प्रस्तुत की गई है उस प्रयोग सूची को ही हम ध्यान में रखें। हम अपने से कोई आयातित ज्ञान उस पर आरोपित न करें, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अगर आयातित प्रयोग हम करते हैं जिसके विषय में हमें जानकारी नहीं है तो वाक्य निर्माण में दोष हो सकता है। इसीलिए हमें फोकस करना है अयोह पे, और वो अयोह क्या है? संजीवयोः। दो संजीव के घरों में, संजीवयोः गृहयोः। फिर दो छात्रों को ले ले, तुम दोनों युवाम रहते हो वसतः। ध्यान रखेंगे इसमें विसर्ग है और बहुवचन में विसर्ग नहीं है, इसको काफी अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। क्या वाक्य बन गया? संजीवयोः गृहयोः युवाम वसतः। तो इस प्रकार से द्विवचन का भी प्रयोग हुआ। प्रयोग के क्षण केवल ध्यान रखना है कि कर्ता का वचन क्या है और उसी के अनुसार हमें क्रिया के वचन को प्रयोग में लाना है। हम इसके बाद जो अपनी आगे है उसमें हम जानने की कोशिश करेंगे दीर्घ ई और दीर्घ उ का प्रयोग। चूंकि हम इन प्रयोगों को अब सीखते जा रहे हैं इसलिए शब्द रूप और धातु रूपों के प्रयोग को जानेंगे। हम आपके सामने, जैसा अभी हम वर्तमान काल मात्र सीख रहे हैं और हमने केवल वर्तमान काल को ही फोकस किया है, इसलिए आने वाले दिनों में हम जिनको चर्चा में लाएंगे उसमें भविष्यत काल और भूतकाल को प्रयोग में लाएंगे। क्योंकि हम सामान्य रूप से तीन काल जानते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, लेकिन व्यवहार में चाहिए भी होता है, व्यवहार में जाता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ भी होता है। तो ऐसे जो प्रयोग हैं, मुहावरेदार प्रयोग, हम उस प्रयोग को भी प्रत्ययों के माध्यम से जानेंगे। यहां मैं लिट लकार के विषय में खास करके बताना चाहूंगा। अगर आप स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें वर्तमान काल के रूप और भविष्यत काल के रूप, तो दोनों में बहुत अधिक अंतर नहीं है। दोनों के अंत में आपको ति, छोटी ई वाला जो रूप है वो मिलेगा। जैसे अगर पठति है तो वहां पर भी ध्यान रखना है पठिष्यति ये आएगा। बीच में केवल श्य और श से पहले ई का प्रवेश हो रहा है। जैसे हम अगर पठ में अति जोड़ते हैं तो पठति बनता है, इसी प्रकार अगर पठ में हम इष्यति जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? पठिष्यति बनेगा। तो हम इस रूप को भी आने वाले दिनों में अत्यंत सरलता से सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यह भविष्यत काल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हमारे लिए वाक्य निर्माण की दृष्टि से, वाक्य संरचना की दृष्टि से वर्तमान काल इंपॉर्टेंट है। हम इसी प्रकार अनुच्छेद का निर्माण करेंगे, हम वाक्यों का निर्माण करेंगे यहां पर कि किस प्रकार इस वाक्य को आगे बढ़ाया जा सकता है। हमने दत्वा और गृहीत्वा ये दो प्रयोग आपके सामने रखे। दोनों प्रयोग में एक समानता है। अगर हम दत्वा शब्द और गृहीत्वा शब्द को ध्यान में रखें तो उसमें एक समानता प्राप्त होती है, और वो समानता क्या है? त्वा। दत्वा गृहीत्वा अर्थ क्या है? दे करके। गृहीत्वा का अर्थ ले करके। ठीक है। अब हिंदी की दृष्टि से क्या समानता है? करके, करके। ठीक है। अब आगे देखें, ये जो त्वा है एक प्रत्यय है,
प्रत्यय के पूर्व क आधा लगा है, फिर त आधा है, फिर वा है। हम जब प्रयोग में त्वा प्रत्यय को लाते हैं तो क को वहां से गायब कर देते हैं। व्याकरण की भाषा में इसे कहते हैं क का लोप हो जाना। तो बचा क्या रह जाता है? बचा रह जाता है त्वा। इस प्रकार त्वा का अर्थ हुआ करके। अब इस त्वा का प्रयोग अपनी इच्छा के धातु के अनुसार हम करते चले जाएंगे। जैसे अगर कहना हो पढ़ करके तो पठ के साथ प्रयोग करेंगे, वो पठित्वा बनता है। इसी तरह खादित्वा बनता है, इसी तरह हसित्वा बनता है, इसी तरह गत्वा बनता है। बल्कि जितने भी 24 की 24 और 25 धातुएं हमने आपको सूची दी है इंक्लूडिंग वस, इन 25 धातुओं के साथ अगर हम त्वा का प्रयोग करेंगे तो उन सारी धातुओं के अर्थ वाले के साथ करके जुड़ जाएगा। हंस करके, जा करके, चलित्वा चल करके, खादित्वा खा करके। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है, हमने प्रयोग में लाया गत्वा और हमने आपके सामने फिर दूसरा कहा पठित्वा। आपके मन में प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि यह गमित्वा क्यों नहीं बना, यह गच्छित्वा क्यों नहीं बना, यह गमित्वा क्यों नहीं बना, यह गच्छित्वा क्यों नहीं बना, जबकि अन्य जगह पर पठित्वा हो रहा है, हसित्वा हो रहा है, खादित्वा हो रहा है। तो ये जो गूढ़ इस जगह पे जो विषय है, हम इनको भी प्रयोग में लाएंगे। लेकिन इसको जानने से पहले यह जान ले कि जितने भी धातुएं हैं उन धातुओं की एक अलग, एक पृथक सूची बनती है। उन सूची के यानी धातुओं का हम वर्गीकरण कहते हैं। वो वर्गीकरण धातुओं की प्रकृति के अनुसार होता है। जैसे अगर पठित्वा कहा और गत्वा कहा तो प्रकृति की दृष्टि से जो धातु, दोनों धातुओं की प्रकृति है, जो दोनों धातुओं की संरचना का स्वभाव है, उन स्वभाव में समानता नहीं है। क्योंकि अगर समानता होती तो यहां भी पठित्वा की तरह या तो गमित्वा बनता या गच्छित्वा बनता। तो ये जो अलग अलग स्वरूप है दो धातुओं के उनको दो रूपों में जानते हैं। एक को कहते हैं सेट और दूसरे को कहते हैं अनिट। शब्द एक बार फिर से सुने, सेट और अनिट। सेट का मतलब है कि जिसमें इ का आगम हो, और अनिट का मतलब है कि जिसमें इ का आगम नहीं हो। जैसे अगर हम पठित्वा शब्द पढ़ रहे हैं तो ठ के पूर्व इ का आगम दिख रहा है, इ की मात्रा लगी हुई है, ठ के बाद इ का आगम लग रहा है। तो जो जहां पर इ का आगम हो रहा है ऐसे धातुओं को हम सेट कहते हैं, अर्थात इ के साथ है। और जिन धातुओं में इ का आगम नहीं होता है उसको अनिट कहते हैं। जैसे गत्वा, जैसे दत्वा। दत्वा में भी ई नहीं है, इसी प्रकार गत्वा में भी ई नहीं है। तो जहां ई नहीं होगा वहां पर हम अनिट समझेंगे। तो जो वर्गीकरण की बात हमने की थी, जो धातुओं के स्वभाव और स्वरूप की चर्चा की थी, इसके आधार पर हमने क्या जाना कि दो प्रकार की धातुएं हैं। एक धातु को सेट कहते हैं और दूसरे धातु को अनिट कहते हैं। इससे पूर्व की भी बातों को स्मरण कर लें धातु के वर्गीकरण की ही दृष्टि से कि हमने धातुओं के वहां पर भी दो वर्गीकरण किए थे, जिसमें हमने कहा था एक अकर्मक है और दूसरा सकर्मक है। अर्थात जिन धातुओं के कर्म होते हैं उनको सकर्मक कहते हैं और जिन धातुओं के कर्म नहीं होते उन्हें हम अकर्मक कहते हैं। जैसे हमने उदाहरण में लाया, हस धातु है, रोना, जो रोना है, हंसना है, रोना है, ऐसी जो धातुएं हैं इन धातुओं के कर्म नहीं होते, क्योंकि हंसने का प्रभाव किसी के ऊपर, किसी कर्म के ऊपर नहीं पड़ता। जैसे हम खाते हैं तो छूटते ही प्रश्न उत्पन्न होता है क्या और किसको खाते हैं, तो हम कहते हैं हम फल को खाते हैं, हम आम खाते हैं। लेकिन क्या और किसको हंसते हैं ये होता नहीं, क्या और किसको रोते हैं ये होता नहीं। तो इसलिए ये जो धातुएं होती है ये अकर्मक कहलाती हैं, जिनमें कर्म नहीं होते, और जिन धातुओं के कर्म होते हैं हम उनको सकर्मक धातुएं कहते हैं। इसके साथ ही हमने पीछे जाना था कि हम वाच्यों की भी चर्चा करते हैं। इंग्लिश में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होते हैं। मेरे द्वारा खाया जाता है, मैं खाता हूं
और मेरे द्वारा खाया जाता है। मैं खाता हूं को हम एक्टिव कहते हैं, मेरे द्वारा खाया जाता है को पैसिव कहते हैं। संस्कृत में भी इस प्रकार के वाच्यों के प्रयोग है। अहम खादामि, मया खाद्यते। तो ये जो प्रयोग है, सारे प्रयोग संस्कृत व्याकरण में हैं। हमें केवल आनंद लेते हुए, अपने को सरल स्थिति में रखते हुए इन वाक्यों को, इन स्वरूपों को, इन नियमों को समझना है। इसी तरह मैं फिर से रिकॉल कर लूं, हम लोगों ने अकारांत धातुओं का प्रयोग, अकारांत शब्दों का प्रयोग सीखा, अकारांत शब्द के रूप को सीखा, इसी प्रकार आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप को सीखा, और इनको हमने उदाहरण में बालक और लता के माध्यम से सीखा। इसी प्रकार वर्तमान काल में प्रयोग में जो आने वाली धातुएं हैं, उन धातुओं के प्रयोग को तीनों पुरुषों और तीनों वचनों में सीखा। केवल जोड़ना है, शब्द को फिट करते जाना है। हमने पिछली कक्षा में बहुत लंबे चौड़े वाक्य आपके सामने लाए थे, और उसी वाक्य का परिणाम था, किसी एक दर्शक के द्वारा जो पूछा गया था वो यह था कि रामः बालकाय फलं दत्त्वा कृष्णस्य यानेन पटनानगरे गृहात् विद्यालयं गच्छति। अब आप फोकस करें, रामः प्रथमा है, बालकाय चतुर्थी है, फलम द्वितीया है, कृष्णस्य षष्ठी है, यानेन तृतीया है, पटना नगरे सप्तमी है, गृहात् पंचमी है, विद्यालयम द्वितीया है, और रामः और गच्छति ये दोनों वाक्य का मूल खंड है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के समक्ष एक विस्तृत स्वरूप सामान्य संस्कृत के वाक्यों के निर्माण के लिए यहां प्रस्तुत किया गया। इन्हें प्रयोग में लाएं, और प्रयोग के साथ साथ आप प्रतिक्रिया अवश्य भेजें, अपनी शंका अवश्य भेजें, ताकि हम और रोचक तरीके से अपने इस लेक्चर को आपके सामने प्रस्तुत कर सकें, आपके प्रश्नों का उत्तर देते हुए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और जैसे कि आपने हमारे व्यूअर्स को ऑलरेडी एक रिकैपिचुलेशन भी दे दिया है, आपने वो जो उनके क्वेरीज थे वो आंसर कर दिए हैं, और मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम अगले लेक्चर में इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। तो सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और नमस्कार दोस्तों, देखते रहिए।